गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज वी हैव स्टार्टेड डीलिंग विद बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपके बैंक पीओ, आईबीपीएस स्पेशल ऑफिसर एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने लास्ट क्लास में वो सारे कंटेंट जो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स में है उसे देखा था। एंड हमने जो पहला टॉपिक है इंडियन बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, देखो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि बैंक क्या है ना। तो आज हम देखेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो अब देखो ये जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना, वो क्या है आपकी कंट्री में नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। जैसा आपका बैंक और क्रेडिट यूनियंस है ना, ये भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यार। ठीक है। और ये इसका जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका काम क्या है, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को हैंडल करना और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। किसे, इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को एंड इवन गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है। नाउ अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये प्राइमरली कैसे वर्क करते हैं, ये इंटरमीडियरी मतलब एक बैंक एंड उसके कंज्यूमर्स के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं ना, एक माध्यम बनते हैं ना यार। ठीक है। तो जैसे हमारा रिलेशन है कि अगर जो अब बैंक में जो पैसे देता है उसे सेवर्स कहते हैं, जो बैंक से पैसे निकालता है उसे बारोवर्स कहते हैं ना। लाइक इन्वेस्टमेंट करने वाले को सेवर कहेंगे और लोन लेने वाले को बारोवर, ऐसा जो निकालता है उसे बारोवर ऐसे। अब देखो टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यूजुअली इंक्लूड accepting deposits, lending money, facilitating transactions, and offering various financial products like saving account, loans and credit cards. देखो ये सारे टाइप्स है ना, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमें ऑफर करता है। वो क्या क्या कि हम बैंक में अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करवा सकते हैं बैंक से, और हम बैंक से मनी लेंड कर सकते हैं, मतलब मनी का लोन वगैरह ले सकते हैं, है ना। और ये एक जगह से जो बैंकिंग सिस्टम है एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसैक्शन करने में फैसिलिटेट करता है ना। अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो आज आप यहाँ से बॉम्बे, कोलकाता ऐसी जगह पैसे कैसे भेज पाते। और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी ये ऑफर करता है ना, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो देखो इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसे हम दो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। अब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसे एक काफ़ी अच्छा सिस्टम दे रखा है ना। तो हमने अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है। दैट मीन्स कि वी हैव सेट अप अ गुड सिस्टम फॉर रेगुलेटिंग आवर बैंकिंग सेक्टर, है ना। तो अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक में क्या होता है, ये जो सेक्टर होता है ना। देखो बैंकिंग सेक्टर दो सेक्टर में डिवाइड है, पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मॉनेटरी अथॉरिटी चलाती है। ठीक है। ये इट्स रन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। अब मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होगी, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होता है कि ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सप्लाई ऑफ मनी एंड करेंसी को, है ना। जैसे आपका आरबीआई हो गया, है ना। तो ये सारे जो सेंट्रल बैंक है ये सब क्या है, सेंट्रल बैंक, कुछ अदर जैसे एसबीआई, ये सब मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। अब देखो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसका गोल क्या होता है कि आपका जो मुद्रास्फीति दर है उसको कम करे, है ना, कंट्रोल करे, आपका जीडीपी अच्छा करे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटाए। ठीक है। तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को एंड करेंसी को, और उसका गोल क्या होता है कि
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे, जीडीपी को कंट्रोल करे, है ना, ये सारे। तो अब देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब आप बात करोगे तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जांपल जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये मॉनेटरी अथॉरिटी है ना। क्यों मॉनेटरी अथॉरिटी है? क्योंकि ये मनी के सप्लाई को, करेंसी को कंट्रोल करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है ना। ये 1935 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड 1949 में हमने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नेशनलाइजेशन हो गया था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 को हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया था। और ये आपकी कंट्री का एपेक्स बैंक माना जाता है, सबसे बड़ा बैंक, है ना, बैंकर्स बैंक जिसे हम कहते हैं। अब देखो ये जो आरबीआई है वो क्या क्या करता है, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर इश्यू एंड सप्लाई ऑफ करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो आरबीआई है, जैसा हम बोले ना, आरबीआई इज़ फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक, है ना। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या है? फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों के लिए? इश्यू एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के लिए, है ना, जो नोट्स वगैरह सप्लाई करता है उसके लिए। और दूसरा ये कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे रेगुलेट हो रही है उसका भी ध्यान कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। और उसका नेशनलाइजेशन इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद, लाइक 1949 में हो गया था, ठीक है। नाउ अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर को हमने पहला देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा वो सभी कॉमर्शियल बैंक्स। अब देखो कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो, जैसे कॉमर्शियल बैंक उन सभी बैंक्स को कहते हैं, जैसे आप पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला दो, प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिला दो, ऑल शेड्यूल बैंक्स को मिला दो, नॉन शेड्यूल बैंक को मिला दो, है ना। तो ये सारे बैंक मिल के कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं, है ना। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि जो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करे, है ना, वो सभी क्या है? कॉमर्शियल बैंक है यार। हर कॉमर्शियल उसी को कहते हैं ना। कॉमर्शियल मतलब होता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। तो इनका पर्पज ये ट्रेड करना, ठीक है। तो ये सारे बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक जब भी कोई आपसे पूछे तो कॉमर्शियल बैंक हर कुछ इंक्लूड करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे एसबीआई हो गया, नेशनल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, है ना। और ये जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी इंक्लूड करता है, ऑल शेड्यूल बैंक को भी इंक्लूड करता है, और नॉन शेड्यूल बैंक को भी इंक्लूड करता है। हम आगे ऑल शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक को भी डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक क्या देखा? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब आपका जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? मॉनेटरी अथॉरिटी से रेगुलेट करती है ना। मॉनेटरी अथॉरिटी में हमने क्या देखा कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे के कंट्रोल, सप्लाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। गोल क्या रहता है इसका कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल रखे, है ना, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कंट्रोल में रखे, ठीक है। तो हमने 2 देख लिए ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। और जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव बैंक, ये पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें 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 जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लाइक बस छोटे बैंक्स इसमें आते हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। नाउ अब देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सेंट्रल बैंक, अब हम इस टॉपिक को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखो क्योंकि यार आप कंट्री मतलब बैंक पढ़ रहे हो ना, किसी भी कंट्री का सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है जो चीज़ें, वो सेंट्रल चीज़ें है ना। तो सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई एग्जांपल है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक, अब देखो सेंट्रल बैंक्स आर बैंकर्स बैंक, है ना। कौन है आपका? आरबीआई।
ये क्या कहते हैं, ये स्टेबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को फ्रॉम कंट्री टू कंट्री रेगुलेट कराते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ इनके फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैनेज। देखो ये अब कोई पूछे आपसे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, तो आरबीआई के फंक्शंस वही होंगे जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो अभी आप पढ़ रहे हो। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या है, इम्प्लीमेंट करना मॉनेटरी पॉलिसी को, मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज को, गोल्ड रिजर्व्स को, और वो डिसीजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल मतलब कुछ डिसीजंस बनाना कि हमारा बैंक रेट क्या होगा, है ना। वो सब बैंक रेट, रेपो रेट, लाइक इंटरेस्ट रेट, है ना। इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई डिसाइड करती है, बैंकर्स बैंक है ना यार। और एक्टिंग एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स। और जो सेंट्रल बैंक होता है वो कैसे एक्ट करता है, आरबीआई कैसे एक्ट करता है, बैंकर्स का बैंक एंड इवन गवर्नमेंट का भी बैंक आरबीआई, ठीक है। नाउ these banks buy government debt, have a monopoly on the issuance of paper money, and often act as a lender of last resort to commercial bank। अब देखो ये जो बैंक है ना, ये क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार का कर्जा चुकाता है ना। और इसके पास ये मोनोपोली होती है, लाइक आपके इंडिया में किसके पास मोनोपोली है कि वो पैसे छापे, आरबीआई के पास, है ना। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, आरबीआई के पास ऐसा एकाधिकार है कि वो पेपर मनी लाइक पैसे को इश्यू कर सकती है, नए नए करेंसी नोट्स, है ना। तभी आपका 10 का सिक्का वगैरह वगैरह आया था ना यार। नाउ अब आगे देखो, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। अब किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं करेंसीज को, ठीक है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मतलब आपकी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, हमने बात कराया अभी। और ये नेशनलाइज कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनलाइज कब हुआ था, 1 जुलाई 1949 को, ठीक है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंकर्स बैंक है, फादर ऑफ ऑल बैंक है ना। इसे आप सेंट्रल बैंक एंड सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी भी कहते हो। आपकी कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आपको मॉनेटरी अथॉरिटी ना समझ में आए तो आप पीछे मुड़ के देख सकते हो वीडियो में। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक एंड सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो अब इसका जो हायरार्की है वो कैसे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में शेड्यूल्ड बैंक आते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल्ड बैंक में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक हमने अभी देखा ना। कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑल शेड्यूल्ड बैंक एंड ऑल नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। हम अभी वही चीज़ देख रहे हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे मिलके, ये सभी कॉमर्शियल बैंक भी है ना। ये सभी शेड्यूल्ड बैंक जो है वो क्या कहलाएंगे, कमर्शियल बैंक्स कहलाएंगे। और देखो अब शेड्यूल्ड बैंक में भी बस पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसका नेशनलाइजेशन होता है, बाकी ये सभी कॉमर्शियल पर्पज से वर्क करते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है। देखो हमने क्या देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में शेड्यूल्ड बैंक आते हैं एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक आते हैं। और जो शेड्यूल्ड बैंक होता है वो सभी बैंक को इंक्लूड करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और इसमें भी बस हम पब्लिक सेक्टर बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे हुआ है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक में लोकल एरिया यूनिट के बैंक, चीट फंड वगैरह आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। नाउ अब देखो शेड्यूल्ड, हमने ये तो जान लिया कि शेड्यूल्ड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंडर में शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आता है। तो अब हम यही जानेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है।
तो देखो, जो शेड्यूल्ड बैंक होता है इंडिया में, हम उन बैंक को कहते हैं जो आरबीआई जो आरबीआई जो आर जो सेकेंड शेड्यूल्ड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड है ना। वो सभी बैंक जो सेकेंड शेड्यूल्ड ऑफ आरबीआई बैंक में लिस्टेड है, उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अब इसके लिए तो आपको आरबीआई एक्ट 1934 देखना पड़ेगा कि उसमें शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन से आते हैं, है ना। क्योंकि उसमें आरबीआई ने ये लिस्ट बना रखा है कि आपके कंट्री में शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन से होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in turn includes only banks in this schedule which satisfy the mentioned section 42 clause 6A of Reserve Bank of India Act 1934। देखो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बस उन बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक में रखता है जो सेक्शन 42 क्लॉज 6A के प्रोविजन को, के प्रावधानों को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो उसे शेड्यूल्ड बैंक में नहीं रखेगा। अब देखो, क्राइटेरिया क्या है शेड्यूल्ड बैंक में आने के लिए। मतलब अगर कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक जैसा ट्रीट होना चाहती है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो दो है। उसके पास जो मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। तब आप 5 लाख, ठीक है, देख लो शेड्यूल्ड बैंक के लिए क्राइटेरिया है ये कि अगर कोई इवन प्राइवेट बैंक भी अप टू 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल रखती है तो उसे शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे, ठीक है। दिस बैंक्स हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी वीक। अब जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, हमने 2 क्राइटेरिया जाना। पहला क्राइटेरिया ये जाना कि कम से कम उनके पास 5 लाख पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है अगर उन्हें शेड्यूल्ड बैंक होना है तो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो अपने डिटेल्स और एक्टिविटी को आरबीआई को हर वीक सबमिट करते रहे, तब आरबीआई जो है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कंसर्न करेगा। अब देखो दोस्तों, अब हम 2 बैंक हमने देखे, जैसे 2 बैंक शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब अभी हम शेड्यूल्ड बैंक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो शेड्यूल्ड बैंक होता है, अब जो देखो शेड्यूल्ड बैंक होता है वो क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे हैं। तो एवरी शेड्यूल्ड बैंक एंजॉयज 2 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फैसिलिटी। हाँ, जो शेड्यूल्ड बैंक होता है वो 2 मुख्य फैसिलिटी को इंजॉय करता है। पहला क्या कि वो एलिजिबल है, अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है तो वो एलिजिबल है कि वो लोन्स को डिपॉजिट करे और बैंक रेट लोन्स को ले और डिपॉजिट करे, ठीक है। जैसे कि कोई शेड्यूल्ड बैंक है तो वो 2 चीज़ें एंजॉय करता है। पहला ये कि वो आरबीआई से लोन ले सकता है ना, ज़रूरत पड़ने पे, और वो लोगों के पैसे को डिपॉजिट करने के लिए भी एलिजिबल है जो शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस, ठीक है। अब देखो, हमने बैंक ये जाना कि जो आपका शेड्यूल्ड बैंक है ना यार, वो क्या करता है, वो एलिजिबल, अगर वो शेड्यूल्ड बैंक है तो वो एलिजिबल है कि वो लोगों के डिपॉजिट्स को जमा करे, ठीक है। सॉरी, वो बस डेब्ट ले सकता है और लोन्स ले सकता है, कहाँ से, आरबीआई से, ठीक है। वो ये राइट को एंजॉय करता है, शेड्यूल्ड बैंक ये राइट एंजॉय करता है कि वो बाय बैंक रेट आरबीआई से रेट लोन और या डेब्ट ले सकता है, ठीक है। अब देखो, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन कमर्शियल बैंक को, है ना, बिना कोई सिक्योरिटी रखे, ठीक है। आरबीआई जिस रेट से बैंकों को लोन देता है, आरबीआई बस बैंकों को लोन देता है ना कि इंडिविजुअल को, ठीक है। तो उस रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। करेंटली जो ये रेट चल रहा है वो 5.75% चल रहा है ना, ऑन जून 6, 2025 तक हमने देखा, ठीक है। अब देखो, जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, अब देखो शेड्यूल्ड बैंक हमने देखा था। अब शेड्यूल्ड बैंक भी 2 टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आप जब देखोगे तो ये 6 टाइप्स के हैं। इसमें आपके आएंगे शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक,
पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एग्जांपल है वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। और फिर हम देखेंगे शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक, उसके एग्जांपल मतलब 6 टाइप के होते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक 6 टाइप के, क्या क्या? शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंसेस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देख लो। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल हो गया एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट बैंक का एग्जांपल जैसे जो आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है, ये सब क्या है? शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंसेस में सूर्योदय, इक्विटास है ना, ये सब एग्जांपल। ठीक है, अब देखो रीजनल रूरल बैंक तो हर जगह है। रीजनल रूरल बैंक कब फॉर्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, फॉरेन बैंक के एग्जांपल देखो, एचएसबीसी है, बैंक ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अब पेमेंट बैंक के एग्जांपल में करेंटली 5 है। करेंटली 5 पेमेंट बैंक है इंडिया में। ठीक है, पांचों पेमेंट बैंक क्या क्या है? और ये पेमेंट बैंक क्या होता है? ये इनको शेड्यूल्ड स्टेटस ग्रांटेड है ना। अब उसमें देखते हैं क्या क्या है। एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है एंड पेटीएम पेमेंट बैंक है। ये सारे बैंक क्या है? इन्हें शेड्यूल्ड स्टेटस ग्रांटेड है। हमने क्या देखा था? जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंसेस, शेड्यूल्ड रूरल बैंक, फॉरेन बैंक्स, पेमेंट बैंक्स है ना। पेमेंट बैंक्स में हमने ये देखा। ठीक है, नाउ हमने 2 टाइप के देखे थे। देखो शेड्यूल्ड बैंक में हमने 2 टाइप देखा था, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है वो भी क्या है? वो ऐसे बैंक है जो कोऑपरेट करते हैं ना बैंक्स को। तो वो जैसे उसके एग्जांपल है भारत कोऑपरेटिव बैंक, ये। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे, अब हमने क्या देखा था यार? हमने ये देखा था कि जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वो 6 टाइप के है ना। तब हम उसमें अब पहला टाइप देखते हैं, शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, अब देखो जो आपका शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या है? शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर 51% या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, इन आर कमर्शियल बैंक में। ठीक है, अब देखो अब ये देखो एक कमर्शियल बैंक, देखो पहले हमने क्या जाना, पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहेंगे? जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% और अबव हो। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक को अगर डिफाइन करो तो उनका मेन पर्पज होता है बस बिजनेस करना। पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका मेन पर्पज क्या है? टू सर्व द पीपल, लोगों को सर्व करना है ना। तो अब देखो करेंटली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है आपके कंट्री में वो पूरे 12 है। ठीक है, अब आप इन्हें देखो, विद टैग लाइन हम देखेंगे। देखो अभी तो यार ये तो सीधा सीधा दिया है, बट अगर आपको सिक्वेंशियल वे में देखना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहला जो बैंक था जो नेशनलाइज हो, मतलब जो नेशनलाइज भी हो चुका है, तो पंजाब नेशनल बैंक, ये कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? वो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक में गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 73.1%। 51% से ज़्यादा शेयर मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो अब देखो ये टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत बारी पूछा जाता है, तो हम इसको देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1895 में। इसका अब हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 73% है। नेम, अब इसका जो टैग लाइन है, टैग लाइन लाइक स्लोगन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, अब दूसरा बैंक देखते हैं, कैनरा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1906 में। और इसकी जो ऑफिस है वो कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, इसकी में गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 69.33%। और कैनरा बैंक का जो टैग लाइन है, कैनरा बैंक कहता है टुगेदर वी कैन। ठीक है, ऐसे ही बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ही आजकल हाई फाई चल रहा है, ये 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 81.41%। ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है वो क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। वाह, बहुत ही रोमांटिक टैगलाइन है। अब देखो, इंडियन बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1907 में। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 78.86%। और जो इंडियन बैंक है उसका टैगलाइन बहुत बारी आता है। इसका टैगलाइन है यू टेक फ्रेंडली बैंक। ठीक है। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 1908 में हुआ था इस्टेब्लिश। और इसका हेड ऑफिस क्या है? वडोदरा, गुजरात में है। जिसका गवर्नमेंट में शेयर कितना है? 64% है। और इसका टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा मोदी वाला जगह है, इसलिए मान लो इसको हमने, इसका टैगलाइन हमने क्या दिया है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये याद करने का ट्रिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है। कब हुआ था? 1908। नाउ पंजाब नेशनल बैंक, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1908 में। इसका हेड ऑफिस क्या है? न्यू दिल्ली। इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 98.0 98.07% शेयर है गवर्नमेंट का। ठीक है। अब इसका जो पंजाब एंड सिंध बैंक है ना, इसका जो टैग लाइन है वो क्या है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। सर्विस क्या है? वे ऑफ लाइफ है। ये किसका टैग लाइन है? पंजाब एंड सिंध बैंक का। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1911 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 93% है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1911 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका टैग लाइन देखो, सिंपल है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, है ना। 1911 में हुआ था, तो सिंपल, सेंट्रल टू यू 1911 इसका टैग लाइन है। अब नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1919 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 83.5%। और इसका टैग लाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है। नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखो हमने ये पहले भी जाना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935। कहाँ पे हेड ऑफिस है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में ही है। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 93.33%। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसकी टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। ठीक है। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है? चेन्नई में है। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 96.4% है। और इसका टैगलाइन देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक का है गुड पीपल टू ग्रो विथ। बहुत ही अच्छा टैगलाइन है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। किसका टैगलाइन है? इंडियन ओवरसीज बैंक का। यूको बैंक देखो, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1943 में। कहाँ पे? कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में है। गवर्नमेंट का शेयर कितना था? 95.34%। और इसका टैगलाइन क्या है? ऑनर योर ट्रस्ट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टैगलाइन, बहुत बारी आपके बैंकिंग एग्जाम में आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेड ऑफिस क्या है? महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 55%। और ये प्योर बैंकिंग है, नथिंग एल्स। ठीक है। अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक बात जान लेते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, मैंने पहले ही बार डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी, एक बार और देख लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना था? जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में था, वो जब नेशनलाइज हुआ तो हमने इस इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया, है ना। पहले ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। और जब 1921 तक ये कैसा फंक्शन करता था? जब 1921 में क्या आरबीआई आपकी 1935 में आई थी ना यार, तो आरबीआई उस समय इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो उस समय जो इम्पेरियल बैंक है वो कैसा फंक्शन करता था? सेंट्रल बैंक वाला फंक्शन करता था। ठीक है। और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1955 में। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो नाम है वो किसके रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दी गई थी? गोरेवाला कमेटी के। ठीक है। अब देखो, जो अब इम्पेरियल बैंक क्या हुआ, अब इम्पेरियल बैंक को भी जान लेते हैं कि इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो। इम्पेरियल बैंक क्या होता था पहले? कि जितने भी प्रेसिडेंसी स्टेट राजाओं वाले, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, है ना, जो 1806, 1840, 1843 में स्टेब्लिश हुआ था, उसे हम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया
इन 1921 में कंसिडर किया गया था। क्यों? क्योंकि ये पहले तो अलग अलग बैंक होती थी, ठीक है, बट आपका 1913 से लेके 1970 तक बैंकिंग क्राइसिस आया, जिसमें क्या हुआ कि 588 के आसपास अलग अलग बैंक फेल हो गए, है ना, डिफंक्ट हो गए। इसलिए इन तीनों को मर्ज होना पड़ा। जब ये मर्ज हुए तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाए 1921 में। एंड देन जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो कैसा फंक्शन करता था उस समय? सेंट्रल बैंक फंक्शन करता था, जब आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। तो अब यही जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था। और ये नाम इसको गोरेवाला कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो डैट्स फॉर टुडे। एसबीआई को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि एसबीआई बहुत ही बार आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के लिए इतना इनफ है। कल से हम और कल हम जो आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है इसको कवर करेंगे एंड उसके रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डैट्स फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा? इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है। आई होप अगर आप देखो तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।